नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी को होली जल्द ही आने वाली है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्यवर्ती कुछ हाईलैंड्स, जिन्हें हम लोग छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज उन्हीं को कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, आपकी जो फैक्ट्स थे जो छूट गई हैं, मैं उनको कंप्लीट करके आज एक, उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जो आइलैंड्स हैं। भारत के जितने भी आइलैंड्स हैं, इंक्लूडिंग आप कह सकते हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, न्यू मूर आइलैंड, और जितनी भी भारत के आसपास लक्षद्वीप, उधर इधर आ जाएंगे तो अलिया बेट, खदिया बेट, कई सारे आइलैंड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ के, आइलैंड्स को पढ़ के, ये सारी चीज़ें हम लोग यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया खत्म होगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय, अरावली के बारे में। तो अरावली की अगर हम लोग बात करें, तो अरावली जो थी, हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि इसका विस्तार दिल्ली से लेके गुजरात सीमा तक है, और एक हाईएस्ट पीक है इसका अरावली का, कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है 17-22 मीटर लंबी है। इसकी हाईएस्ट पीक है जो माउंट आबू के पास है। माउंट आबू जो है अरावली की एक हिल स्टेशन है, एक पहाड़ी है, जहां पर गुरु शिखर जो है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसकी जो और खासियत थी, यानी पहला जो अरावली के बारे में था कि वो ये कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, दूसरी ये भारत का जल विभाजक का काम करता है, यानी अरावली जल विभाजक का काम करता है। वो अभी हम बताएंगे कैसे। ठीक। तीसरा ये कि ये यहाँ से इसके एक तरफ से माही और लूनी नदियां निकलती हैं, माही और लूनी नदियां। बाकी गुरु शिखर माउंट आबू के पास है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था, हम लोग पढ़ चुके थे, और उसको हमने आपको बाकायदे नोट भी करा दिया था। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विंध्यन श्रेणी था। फिर उसके बाद मैकाल, कैमूर, मैकाल, फिर उसके बाद सतपुड़ा। अब आ जाते हैं, दूसरा है जो सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है, यहां हम लोग नोट कर ले रहे हैं सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा जो चोटी है उसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। धूपगढ़, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी 1350 मीटर, ये इसकी हाइट है। दूसरी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है यहाँ की, उसका नाम है अमरकंटक। सेकंड, यानी ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, और अमरकंटक दूसरी हाईएस्ट पीक है। यानी सतपुड़ा का ही पार्ट है मैकाल, यानी मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक के एक तरफ से, यानी आप कह सकते हो कि पूर्वी तरफ भाग से और पश्चिमी भाग, तो ये पश्चिम है, वो पूर्वी भाग है, तो पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी भाग से, यानी पश्चिमी तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। यानी यहां से नर्मदा नदी निकलती है, बहते हुए आके कहां गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। और उसके बाद पूर्व की तरफ से सोन नदी निकलती है, जो बहते हुए पूर्व की तरफ बहते हुए पटना शहर के पास ही जाके गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, यानी अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक ये और एक ये, यानी यहाँ पे लगभग आपका पटना है, और यहाँ पे ये गंगा में आके जाके मिल जाती है। ठीक। तो ये हो गया आपका
इसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा की जो चोटी है, हमने बताया कि धूपगढ़ और अमरकंटक, यानी सतपुड़ा का ही पार्ट है मैकाल पहाड़ी, और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, तो पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। यानी प्रायद्वीपीय, ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार है। यानी हमने आपको बताया था कि कभी भारत में जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई थी, तो हुआ कि ये था कि ये प्लेट टकराने से जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट छेपित हुई, किसके नीचे? ये छेपित हुई, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, मान लीजिए कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये तो अपेक्षाकृत भारी प्लेट थी, डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये इसके नीचे चली गई। नीचे जाने पे ये वाला भाग जो था, निचला वाला भाग एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है? मैग्मा पूरा भरा पड़ा रहता है। यानी एस्थेनोस्फीयर में क्या हुआ था कि जितनी भी चीजें थी वहां लिक्विड फॉर्म में थी, और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या हुआ कि वो और प्रेशर पड़ा, और पिघले हुए भाग को और दूसरी तरफ प्रोसेस निकलने के लिए ये प्रेशराइज की, तो कहीं ना कहीं इसके किनारे से निकल के जितना भी लावा इस क्षेत्र में जमा हो गया वो पठार बन गया। तो प्रायद्वीपीय पठार का ये भ्रंश कगार है। यानी इस एरिए से नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, डायरेक्ट जाके गिर जाती हैं। कहां पर? पठार के सहारे कगार पर, यानी कड़ी चट्टान है और नदियां बहते हुए आई, सीधा सागर में जाके गिर गई। तो ये जो एरिया है आप पश्चिमी घाट पर्वत, ये प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार या कगार मात्र है। ठीक है ना? तो ये भी भारत के जल विभाजक का काम करता है। यानी इसके इस तरफ नदियां, वो चाहे इस यहां आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियां यहाँ पे जिनका उद्गम हुआ है, वो सारी की सारी कहाँ जाके गिरती हैं, कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना? तो ये भी जल विभाजक का काम करता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं और हम आपको बता देते हैं कि जल विभाजक क्या है। तो जब ये भारतीय प्लेट टकराई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मैं बार बार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्यों कह रहा हूं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मतलब कि भारत जिस प्लेट पे स्थित है, जिस पृथ्वी के टुकड़े पर स्थित है, वो टुकड़ा बहुत बड़ा है, जिसपे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों, यानी एक उपमहाद्वीप, भारत को हम लोग उपमहाद्वीप भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। तो इतने बड़े क्षेत्र को, इतने बड़े टुकड़े को एक प्लेट नाम दिया गया था। तो ये दोनों एक ही प्लेट पे हैं, इसीलिए हम बार बार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, तो जब ये टकराई थी तो अरावली के सहारे विंध्यन, फिर सतपुड़ा के सहारे वेस्टर्न घाट होते हुए क्या हुआ था? एक क्रैक आ गया था, और क्रैक आने से इस आप कह सकते हो जल विभाजक के जो भी नदियां ओरिजिन होती हैं इस साइड, वो कहां गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। ये है आपका अरेबियन सी। ठीक, तो यही है भारत का जल विभाजक। अब जो भी नदियां इस लाइन के इस तरफ ओरिजिन हुई हैं, वो कहां जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और जो नदियां इस लाइन के इस तरफ ओरिजिन हुई हैं, यानी पश्चिमी तरफ, वो कहां गिरती हैं? अरब सागर में। जैसे नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा का ओरिजिन हुआ है इसी, जो ये भ्रंश घाटी बनी, यानी हमने जब आपको माउंटेन के बारे में पढ़ाया था, जो ब्लॉक माउंटेन होता है वो क्या होता है कि जब किसी आंतरिक कारण से कोई क्रस्ट क्रैक आ जाए, भ्रंश आ जाए, कुछ भाग नीचे बैठ जाए, तो ऊपर उठा भाग ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ठीक, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाऊं कि अगर कोई पहले इस तरीके से था क्रस्ट,
और ये बीच में टूट के कुछ इस तरीके से बैठ जाए तो ये वाला उठा भाग ब्लॉक माउंटेन कहलाता है और ये ड्रिफ्ट वैली कहलाती है, भ्रंश घाटी। वैसे ही ये हुआ, यानी विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में ये जो पार्ट था ये भ्रंश घाटी, भ्रंश होने के कारण, फॉल्ट होने के कारण बैठ गया, और बैठ जाने के कारण क्या हुआ, ये रिफ्ट वैली बन गई और यहीं से आपकी बहती है कौन सी नदी, नर्मदा, और जाके कहां गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। ठीक, तो ये भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, दूसरा अरेबियन सी में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की ऐसी नदी जो एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एस्चुअरी क्या होती है, जिसका मतलब है ज्वार नदमुख। एस्चुअरी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है, या खड़े ढाल से गिरने वाली नदियों को हम लोग उनके मुहाने को एस्चुअरी कहते हैं। तो माइंड में ये रखिएगा कि ज्वार नदमुख या खड़े ढाल से गिरने वाली नदियों के मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है। और नर्मदा और ताप्ती दो की दोनों नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है, यानी ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का कगार मात्र है, और ये ताप्ती, या आप कह सकते हो, हाँ, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी लगभग 1600 किलोमीटर में, 1600 किलोमीटर में ये विस्तृत है। ठीक, यानी पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब इसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक उत्तरी सह्याद्री और दूसरी दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग उत्तरी सह्याद्री या सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और इसको दो भागों में विभाजित किया है गोवा के पास से, यानी एक को हम लोग उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण वाले को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। आइए और कुछ जानते हैं इनके बारे में। ठीक, तो गोवा, यानी आप कह सकते हो कि ताप्ती नदी के मुहाने से गोवा तक वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, और इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की अगर हम लोग बात करें, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसुबाई। सर्वोच्च चोटी उत्तरी सह्याद्री की कलसुबाई, बाई, ताई, ये सारी चीजें अधिकतर आप लोग पिक्चर मूवी देखते होंगे या सीरियल्स देखते होंगे जो मुंबई में बनती है, तो वहां ताई, बाई, बाई बुलाया जाता है। तो कलसुबाई के नाम से रखा गया है यहाँ की हाईएस्ट पीक, और ये हाईएस्ट पीक जो है 1646 मीटर की है। दूसरी सेकेंड हाईएस्ट पीक, फर्स्ट सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर भी कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, यानी ये भी एमएच महाराष्ट्र में ही है और ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी जो हाइट है 1438 मीटर। ठीक, और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है, महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी। ठीक, तो उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक जो है कलसुबाई 1646 मीटर, और सेकेंड हाईएस्ट पीक 1438 मीटर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर के पास से ही क्या निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक, अगला क्या है, यानी अगला आपका आ जाता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका कुद्रेमुख। फर्स्ट हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है
इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 1892 मीटर। और सेकेंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है आपकी, उसका नाम है पुष्पगिरी 1714 मीटर। पुष्पगिरी 1714 मीटर। ठीक, तो आपने देखा कि हमने पूरे सह्याद्री यानी पूरे पश्चिमी घाट को हम लोगों ने देखा, और पूरा पश्चिमी घाट को अगर हम लोग ले लें तो क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करें, पश्चिमी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या होगी, कुद्रेमुख यानी 1892 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट पीक 1714 मीटर पुष्पगिरी। उसके बाद तीसरे नंबर पे कलसुबाई और चौथे नंबर पे महाबलेश्वर। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कलसुबाई, सेकेंड हाईएस्ट पीक महाबलेश्वर। अगर सीधे से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो हो जाएगा आपका कुद्रेमुख, और सेकेंड हाईएस्ट पीक पुष्पगिरी। ठीक, और अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करके पूछा जाए, तो उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, कलसुबाई हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहीं पर जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहां पे एक ग्रंथि पर्वत बन जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी की चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी कि क्या है ये, नॉट माउंटेन, नॉट मतलब ग्रंथि, यानी नीलगिरी क्या है, ग्रंथि पर्वत है। और यहां पर नीलगिरी यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पर्वत आके मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थल क्या है, तो वो नीलगिरी है। और एक और दक्षिण भारत में यानी नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा 2636 मीटर, 2636 मीटर। और यानी ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है और दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो पहली हाईएस्ट पीक क्या होगी, यहीं पे आपका है अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम हिल्स। यानी ये भी अन्नामलाई पहाड़ी भी क्या है, क्योंकि अन्नामलाई पहाड़ी थोड़ी सी रेंज ज्यादा है उसकी, इसलिए नाम उसका दिया गया है। तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो क्या है, वो सबसे बड़ी रेंज है, बड़ी पहाड़ी है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है। तो अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाई मुदी। ये 2695 मीटर है, 2695 मीटर, 2695 मीटर। ठीक, तो ये हो गया, ये भी एक क्या हो गई, ग्रंथ पर्वत हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो पूर्वी घाट पर्वत के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें नोट की थी, कुछ उसमें पढ़ा था। जितनी भी पूर्वी घाट पर्वत थे उनके बारे में हमें जानना है। तो पूर्वी घाट पर्वत जो है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, एक मिनट हम लोग नोट कर लें, यह साफ कर दें थोड़ा सा। तो इसको आप लोग सब लोग स्क्रीन शॉट लेके चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। तो पूर्वी घाट पर्वत की अगर हम लोग बात करें, पूर्वी घाट पर्वत की अगर हम लोग बात करें, तो पूर्वी घाट पर्वत की जो अभी तक जो डाटा था, वो पूर्वी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या थी, महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक जो थी महेंद्रगिरी। लेकिन इसकी जो ऊंचाई थी 1680 मीटर, 1680 मीटर। ठीक, लेकिन अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं, कुछ फैक्ट चेंज हुआ है। एनसीईआरटी के भी बुक में ये बताया गया है कि हाईएस्ट पीक जिंदागढ़ा है, जिंदागढ़ा या जिंदागढ़ा,
जिंदा गढ़ा गढ़ा है, ठीक, जिंदा गढ़ा या जिंदा गढ़ा है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है 1690 मीटर, यानी 10 मीटर का ही अंतर है। तो आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है पूर्वी घाट पर्वत की, तो दोनों में से एक होगा। अगर दोनों दे रहे हैं तो आपको जिंदा गढ़ा पे ही टिक लगाना है और महेंद्रगिरी को छोड़ देना है, और अगर ये नहीं है तो आपको टिक लगाना है महेंद्रगिरी पर। बाकी जितने भी नॉर्थ से साउथ पहाड़ियां थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में उस पर चर्चा कर ली थी, ठीक। तो ये हो गए आपके मध्य भारत की यानी शेष भारत की पर्वतीय क्षेत्र जितने भी थे। आइए हम लोग थोड़ा सा इनके घाट के बारे में जान लेते हैं, यानी तटीय मैदान। तो तटीय मैदान कच्छ से लेके यानी कच्छ के क्षेत्र से लेके कन्याकुमारी तक और इधर वेस्ट बंगाल तक ये तटीय क्षेत्र हैं, जिनको क्या कहा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। यानी कच्छ के क्षेत्र से खंभात की खाड़ी तक ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला तटीय क्षेत्र, इसे सौराष्ट्र तट के नाम से जाना गया है। सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। और ताप्ती नदी के मुहाने से लेके गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट, ठीक। और उसके बाद गोवा से लेके कन्याकुमारी तट के इस भाग को हम लोग कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि चेन्नई तक, या आप कह सकते हो कि मालाबार तट जो है कोरोमंडल तट, यानी आंध्र प्रदेश के तट तक, यानी ये वाला जो तट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है, इस तट को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट इसे कहा जाता है, ठीक ठीक। तो उसके बाद ये जो उसके बाद वाला तट है, यानी आंध्रा से लेके उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में भी उत्कल बंग यानी उत्कल तट और बंगाल, ठीक। द्रविड़ियन वाले क्षेत्र यानी दक्षिण भारत की जो मूल जनजाति थी, मूल जाति थी निवासी आर्यों के समय में, उन्हें हम लोग द्रविड़ कहते थे। इसीलिए कहा गया पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। और विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, यानी इस एक लाइन में पूरे भारत को डिफाइन कर दिया गया है कि भारत कहां पर है, कैसा है, ठीक। तो फिर से आप इसको जान लीजिए कि सौराष्ट्र तट क्या है, कच्छ के तट से लेके कहां तक, ताप्ती नदी के मुहाने तक, इसे हम लोगों ने क्या कहा है, सौराष्ट्र तट कहा है। और फिर उसके बाद जो कोंकण तट है उसे हम लोगों ने क्या कहा, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहाँ तक यानी गोवा तक के भाग को हम लोग कोंकण तट कहा, गोवा से लेके कन्याकुमारी तक यानी मैक्सिमम केरल वाला तट को मालाबार तट कहा, तमिलनाडु और आंध्रा के तट को हम लोगों ने कोरोमंडल तट कहा, और आंध्रा यानी उड़ीसा से लेके बंगाल के तट को हम लोगों ने उत्कल तट कहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ तटीय क्षेत्र हो गए। अब बचा आपका तटीय मैदान में इतना ही था, तटीय मैदान में, ठीक है ना। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब हमको देखना है कुछ मध्य भारत के मैदानों के बारे में। जैसे मध्य भारत के मैदानों में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भाबर और तराई, खादर और बांगर, चार चीजें आपको मिलेंगी, जो हम लोग मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा तो फिलहाल नहीं हो रहा है,
24 मिनट की क्लास चली है अभी तक। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, खादर, बांगर, भाबर और तराई। और फिर उसके बाद हम लोग जितने भी आइलैंड हैं, आइलैंड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर कुछ इधर के द्वीप हैं, वहाँ पर फिर यहाँ के द्वीप हैं, फिर यहाँ के द्वीप, फिर इधर, यानी पूरे आइलैंड को कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।